अरे ये तो दिन ही इस लायक है भाई। आशा भोसले जी की सालगिरह है, तो जितनी आतिशबाजी छोड़ सकते हो चला सकते हो, चलाते चले जाओ, क्योंकि ये आ गया बस 8 सितंबर। और ये जो गायिका है, बस ये अद्भुत ही है, अनमोल है, अतुल्य है। तो इतने पटाखे तो छूटने चाहिए इस जश्न को मनाते हुए। ये फुलझड़ियाँ जो चल रही हैं, ये आशा भोसले जी की सालगिरह को एक नया आयाम देते हुए, क्योंकि 92 वर्ष की होने जा रही हैं वो, यानी 100 से बस 8 ही कम रह गए। तो ये रही एक और नई बात, और ये रही एक और नई सौ। ख्याल ये भी अच्छा है कि महीनों के हिसाब से कलाकारों को याद करते चले जाएं। पीछे अगस्त में इतने कलाकारों को याद किया, और अभी सितंबर के कलाकारों का भी जिक्र कर दिया, किसी की पुण्यतिथि या किसी का जन्मदिन या कोई और विशेष बात। तो ये आ रहा है 8 सितंबर। 8 सितंबर की बड़ी महिमा है भैया, ध्यान रखने की बात है ये, कि एक होता है ना कि नेशनल रिकॉर्ड, और एक होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो ज़्यादा ध्यान देते हैं वो है गिनीज बुक। तो गिनीज बुक में इन कलाकार ने अपना नाम दर्ज कराया है, यानी 11,000 गाने गाकर ये दुनिया की सबसे ज़्यादा गाने वाली एक ऐसी कलाकार मानी जाती हैं जिसने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं, आशा भोसले। तो ये सालगिरह है आशा भोसले जी की, 8 सितंबर। मैं रैंडम बोला करता हूँ कलाकारों के बारे में, क्योंकि ना तो मैं अब कोई रिसर्च करा रहा हूँ और ना मैं कोई किताब लिख रहा हूँ। बस सिर्फ यूँ ही कि जिस कलाकार के बारे में जो जो अहम बातें मुझे याद आती हैं मैं उनका जिक्र करता चला जाता हूँ। आशा भोसले। अब आशा भोसले जब पैदा होती हैं तो पहले ही उनके ऊपर बहुत सारा वज़न है। वज़न क्या है? इतने दिग्गज संगीतज्ञ दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी है वो, बेटी नंबर 2। क्योंकि नंबर 1 पे जो बेटी है लता मंगेशकर, उसने तो बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया था फिल्म्स में, और गाना भी शुरू कर दिया था। और उसके बाद 2 बहनें और एक भाई और। तो इतनी सारी चैलेंजेस उनके सामने हैं, लेकिन आशा भोसले ने कभी इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो उनके मन में आया उन्होंने वो किया, और ये शुरू से ही हो गया। पता नहीं राज कपूर साहब को क्या सूझी थी, उन्होंने कहा अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी से 16वें साल में। अब ये 16वां साल जो है, इस पर फिल्म भी बनी थी देवानंद साहब की। ये 16वें साल की कोई महिमा गरिमा रही होगी, हमें तो पता नहीं चला 16वां साल कब आया कब निकल गया। तो 16वें साल तक आते आते आशा भोसले को एक बहुत पसंद थे इंसान, भोसले साहब। और भोसले साहब ऑलरेडी मैरिड भी हैं, भोसले साहब 31 बरस के भी हैं, उनसे दुगने हैं, लेकिन जल्दी में आके ब्याह कर लिया। और उसके बाद वही जो होता है जनरली, वो नहीं निभा हो पाया, नहीं चला सिलसिला, और वो अपने घर में वापस आ गई, बच्चे भी उनके पास हैं। तो यहाँ से उनकी एक ऐसी जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो अपना करियर बनाने से पहले ही गृहस्थन हो गई। लेकिन वो है बुलंद इंसान। वो बुलंद इंसान इसलिए है क्योंकि वो फिक्र नहीं करती किसी की, और वो जानती है कि कहते हैं लोग कि भाई बनियान ट्री के नीचे कुछ भी उगता नहीं, लेकिन मैं तो कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर। तो शुरू दौर से ही उन्हें सबसे पहले मराठी गाना मिला, फिर उसके बाद हिंदी गाने मिले, और बहुत सारे गाने मिलते चले गए। लेकिन जो असली शोहरत मिली, क्योंकि दूसरी तो लता मंगेशकर का कैरियर ग्राफ जो वो कहीं से कहीं चलता चला जा रहा है, और अभी गीता दत्त भी मौजूद है, अभी शमशाद बेगम भी मौजूद हैं, अभी मुबारक बेगम भी गा लेती हैं, सुमन कल्याणपुर भी गा लेती हैं। तो इतने सारे गायिकाओं के बीच में आशा भोसले ने अपना सिलसिला शुरू किया। और उनकी किस्मत अच्छी थी कि ओपी नैयर साहब ने एक फ़िल्म ली हुई है बी.आर. चोपड़ा की, नया दौर, बरस है 1957। इस फिल्म का जो संगीत तैयार किया ओपी नैयर ने, और जो गीत लिखे साहिर साहब ने, भाई वो आज तक हमारे कानों में गूंजते हैं। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। ये जो आवाज़ की एक खनक है मोहम्मद रफ़ी के साहब के साथ में, ये लोगों को बड़ी भाई
उनका यार ये तो बड़ी कमाल की सिंगर है, और इतने रेशमी सलवार कुर्ता जालीदार, और मैं बहुत छोटा सा बच्चा था उस ज़माने में, और मैं इसके लफ्ज़ों को तो ना समझूं, लेकिन इसकी जो बीट है, इसकी जो धुन है, वो मेरी समझ में आने लग गई। क्योंकि ओ.पी. नैयर साहब जो थे वो रिदम ओरिएंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और उनके जो असिस्टेंट थे जी.एस. कोहली साहब, वो कमाल के ढोलकिया थे। तो अब ये सिलसिला चल पड़ा। अब ओ.पी. नैयर साहब के साथ जो फिल्म शो कर रही हैं बड़ी कामयाब हो रही हैं। इतने में फिल्म आती है एक मुसाफिर एक हसीना, और वहाँ भी लता जी को नहीं दिखाई देता, क्योंकि पहले ही ओ.पी. नैयर ने कह दिया था मैंने लता जी के साथ काम ही नहीं करना। फिर आशा भोसले मौजूद हैं वहाँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, हर गाना जो आप सुनते हैं इस फिल्म का वो कमाल है। तो इस तरह धीरे धीरे अपनी जगह बनाती चली जा रही हैं। और उधर बर्मन दादा ने भी देखा कि भाई इस गायिका की खनक अलग है, क्योंकि राज तो कर रही हैं लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री पे, लेकिन आशा भोसले में इतना टैलेंट है। जब एक धुन बनाई उन्होंने, बर्मन दादा ने, फिल्म लाजवंती के लिए, बरस 1958, और नरगिस पे पिक्चराइज होना ये गाना, कोई आया धड़कन कहती है। अब ये जो गीत है ये बड़ा ही एकदम चटपटा गीत है, और इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है मैंडोलिन। वो बीच में टन करके चला जाता है कलाकार। वो कलाकार कौन है? वो है लक्ष्मीकांत जी। नहीं समझे पूरे? तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो आधा हिस्सा है वो है लक्ष्मीकांत जी। तो ये मैंडोलियन उन्होंने बजाई। ये गाना बड़ा हिट हुआ। अब कोई दिक्कत नहीं है, आशा भोसले हैज़ कम टू स्टे। आशा भोसले को मैं एक सिंगर के रूप में जब देखता हूँ, जब मैंने अभी कहा कि भाई 11,000 गाने, क्या बात है। सोच के देखिए आपके कहाँ से करियर 1949 के करीब उन्होंने शुरू किया, और अभी तक, मैं बरस 2025 की बात कर रहा हूँ, कि जो सालगिरह मुबारक मैं उनकी कर रहा हूँ वो 8 सितंबर यानी 2025 के लिए मुबारकबाद कर रहा हूँ, और 92 बरस की होने जा रही हैं आशा भोसले। अभी भी कहीं मौका मिलता तो आराम से गा देती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो पहले तो ओ.पी. नैयर ने समझी। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये जो खूबसूरत एक मोड़ देना है संगीत को, धुन को, ये ओ.पी. नैयर ही कर सकते थे। इसके बाद में फिर वो ओ.पी. नैयर साहब के साथ, अब वक्त थोड़ा आगे बढ़ चुका, जाइए आप कहाँ जाएंगे, और इसी फिल्म में बड़ा सेंसुअस गाना एक उन्होंने गा दिया, वो था ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न शर्माए। तो वो आवाज़ को इस तरह से बदल लेती थी कि अगर कहीं एक तरफ विरह का गाना है तो उस आवाज़ को, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जो बरसाए आएंगे सजना। अब इसको जो उन्होंने गाना, आएंगे सजना, तो ऐसा लग रहा है जैसे सजना ने वहाँ से अपना बोरी बिस्तरा बांध लिया है और वो वापस आने वाले हैं। ये होता है शब्दों को समझ के गायकी में गाना। अब कोई भी मदन मोहन जी के लिए जो उन्होंने गाना गाया है, एक ही गाना अगर हम लेके चले, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, जो मुझे किसी भी रूप में कोई पसंद नहीं है गाना, वो मेरा अजीब सा एक स्टंट सा गाना है। उसी फिल्म में कितने और अच्छे गाने थे मेरा साया में। लेकिन एक इंटरव्यू में आशा भोसले ने बोला कि भाई जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में मुझे रॉयल्टी मिली है, जो मिलती है ना रॉयल्टी इन कलाकारों को, वो झुमका मिला, झुमका गिरा रे मिला नहीं है, झुमका गिरा रे पे मिला है। मैंने सुना है कि बरेली में शायद किसी चौक पे एक झुमका लगा भी दिया है, क्योंकि ये कमाल वहाँ के लोगों ने सोचा हुआ बड़ा वाकई कमाल है। तो आशा भोसले को आप तेज़ गाने दे दीजिए। अब उनकी जो सबसे बड़ी एक बात सामने आती है कि वो सीरियस गाने बहुत अच्छे गाती हैं। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कहीं आप हमसे मिले थे। इस गीत को जब मैं सुनता हूँ, कितनी ही बार सुनता हूँ, एक एक शब्द का दर्द जो है उनकी आवाज़ में सुनाई देता है। हर टुकड़ा मेरे दिल का
देता है दुहाई। अब ये तो रही, और दूसरी तरफ जब रफ़ी साहब के साथ वो गाने लगती हैं तो देव साहब ने पहले ही देख लिया था कि अभी तो न जाओ छोड़कर, अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। और उसके बाद दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। सावन तो अब लगभग चला गया और भादों का महीना है, लेकिन बारिशें अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये इस तरह के गीत वो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाते थे। उस गीत का क्या कहना भाई शंकर जयकिशन साहब। रात के हम सफ़र थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। इस गीत को शक्ति सावंत साहब ने पेरिस में पिक्चराइज किया, और इस फिल्म के बहुत अरसे तक देखने के बाद भी एक ज़माने में मुझे भी पेरिस जाने का मौका मिल गया था। यूरोप यात्रा पे मैं मौजूद था, फिर अमेरिका चला गया था। तो पेरिस की शामों में घूमते हुए, ऑफ कोर्स मैं तो अकेला ही था वहाँ पर, तो मैं इस गीत को गाया करता था। रातें बड़ी खूबसूरत होती हैं पेरिस की, वो जो रोड साइड कैफ़ेज़ हैं, इतनी रौनक होती है, वो सड़कें जो इतनी खूबसूरत है, शहर इतना खूबसूरत है पेरिस, और ऐसे में इस गीत को उन्होंने पिक्चराइज़ किया। तो कभी कभी किस्मत मेहरबान होती है, मैं भी उन सड़कों पर पेरिस की इस गीत को गा रहा था मुकेश साहब के साथ। एक गीत को अगर हम लेके चलें, सिर्फ एक गीत को, मुकेश साहब ने कहा, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी वो सुबह। अब यहाँ एक आलाप लेती हैं, ये आलाप जो है आशा जी ने इस गीत में लिया। वेरिएशन देखिए कितनी वेरिएशन है। जब उमराव जान बनाने की बात आई तो सब लोग ये सोचते थे खयाम साहब का संगीत है और शहरयार साहब ने गज़लें लिखी हैं, तो हो सकता है ये लता जी के हवाले हो जाए। लेकिन खयाम साहब ने कहा भाई इसमें जो खनक मुझे चाहिए, थोड़ा सा सुर उठा करके मैं इसमें आशा जी से गाऊंगा। और दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये कौन सा दियार है, ये ऐसी ऐसी गज़लें वहाँ पे जुस्तजू जिसकी, ऐसी गज़लें लिखी शहरयार साहब ने और ऐसी धुनें बनाई कि हिट हो गया, और इसमें नेशनल अवार्ड मिल गया आशा जी को। गुलजार साहब तो वैसे भी आशा जी को बहुत पसंद करते थे। अच्छा, मैं अब फेज़ 1 को रोकता हूँ क्योंकि ओपी नैयर साहब का ज़माना ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 67 की फिल्म तीसरी मंजिल में जो एक संगीत की क्रांति पंचम ने कर दी, उसमें बहुत बड़ा रोल रफ़ी साहब और आशा जी का था। फिल्म थी तीसरी मंजिल, और इससे पहले गाना रिकॉर्ड हो चुका है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। ये गीत जो है ये ओपी नैयर साहब की धुन है और एस.एच. बिहारी साहब के अल्फाज हैं, और इस गीत को फिल्म फेयर अवार्ड दे दिया। लेकिन लता जी तो वहाँ मौजूद होने का सवाल ही नहीं था, आशा जी भी मौजूद नहीं है, उन्होंने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया फिल्म फेयर के। जबकि 7 फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिले हैं, एक लाइफ टाइम में मिला है और एक रंगीला के गानों के लिए मिला है। इतने अवार्ड लेने के बाद भी उन्होंने इसको लेना, फिर ओपी नैयर साहब को बुलाया गया। मैं उसके आगे की कहानी बड़ी अजीब सी है। ओपी साहब ने अवार्ड तो ले लिया, बाहर जाके फेंक दिया। इतनी देखिए ना रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम तुमसे तू होने लगी, क्योंकि अब पंचम आ गया है, और पंचम ने जो धुनें बनाई भाई क्या कहने। पंचम को एडवांटेज क्या है, वो बांग्ला में भी धुनें बनाते हैं और ये बांग्ला में भी गाती हैं। हमने अपनी जवानी के दिनों में 1971-72 का ज़माना था, जान जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, और तो हमने कहा तुम ही को था, उधर से आवाज़ है खाने। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि बांग्ला गीत की तर्जुमानी की थी पंचम ने इस गीत के लिए।
वो अक्सर ही ऐसा करते थे। बस फिर गुलजार साहब ने देखा कि भाई एक बड़ा अच्छा उनके पास प्रोजेक्ट है इजाज़त के नाम से, और पंचम की उसमें धुनें हैं और गीत उनके हैं, तो वहाँ एक गीत रच दिया उन्होंने। और वो गीत की भी कहानी बिल्कुल क्लियर कट है कि वो गीत इस तरह से था जैसे ब्लैंक वर्स में होता है, और लेकर पंचम के पास पहुँचे, उसे उठा के फेंक दिया पंचम ने। भाई गुलजार तुम भी कमाल ही करते हो, कल को तुम टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के ले आओगे, कहोगे इसकी धुन बनाओ। तो आशा जी ने धीरे से उसको उठाया और धीरे से गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। पंचम ने कहा ये क्या गा रही हो आशा, क्या गा रही हो ये? उन्होंने कहा मैं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे इसको धुन को आगे बढ़ाओ। धुन आगे बढ़ी और गाना बन के तैयार हुआ। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ऐसा खूबसूरत गीत बना है ये, और इस पर अदाकारी जो अनुराधा पटेल जी की है भाई वो तो कमाल है। बारिशों के दिनों में कमलजीत मित्र से मुलाकात होती है उनके परिवार से, तो वहाँ मैं हमेशा अनुराधा पटेल जी से कहता हूँ भाई हॉल ऑफ फेम में आपका नाम आ गया सिर्फ इस एक फिल्म की वजह से, और इस गाने का तो कमाल है। वो इसका पूरा श्रेय जो है वो गुलजार साहब को देती हैं, वो कहती हैं ये कमाल तो उनका है। तो इस तरह से और भी खाली हाथ शाम आई। अब 80 का जो दशक है उसमें संगीत का रंग बदल रहा है। 87 के करीब ये तीनों जो बंजारे थे, पंचम, गुलजार साहब और आशा भोसले, ये घूमने फिरने लगे, कभी ज़मीन पे, कभी आसमान में, कभी लहरों में, कभी नहरों में। और बाद में फिर इन्होंने एक गैर फिल्मी डबल एल्बम बना दी, दिल पड़ोसी है। कभी वक्त मिल जाए इस पूरी एल्बम को सुनिएगा। इनोवेशन है उसमें, म्यूज़िक की ओरिएंटेशन है, और ऐसे खूबसूरत तरीके से ऑर्केस्ट्राइजेशन किया गया है। शाम से आँख में कोई दिया जले कहीं, रिश्ते बनते हैं लरर। माझी रे माझी रमैया माझी, मोनी नदी के उस पार जाना है। ये बिल्कुल ही अलग तरह का संगीत है भाई। इससे जाहिर होता है कि ये लोग कितने कमाल के कलाकार थे। और इस बीच में उस्ताद गुलाम अली साहब ने भी रिक्वेस्ट कर ली थी कि भाई एक हमारे साथ भी मेराज गज़ल बना दीजिए, और वहाँ एकदम रंग बदल दिया आशा जी ने। गए दिनों का सुराग लेकर, ये गाना गज़ल। और फिर सावन रुत की पवन चली। मतलब ये एक ऐसी कलाकार हैं, इनको आप बता दीजिए कि इस गीत का मूड ये है, उस गीत को पूरे के पूरे को उस तरीके से गा देंगे। वो फॉरेनर कुछ आए यहाँ पर, उन्होंने भी इनके साथ में गा दिया, इन्होंने उनके साथ भी गा दिया। और जब देव साहब ने दम मारो दम, आनंद बख्शी ने लिख के गाना दे दिया, पंचम ने धुन बनाई, देव साहब कहने लगे भाई मेरी फिल्म में लायक ये नहीं है भाई, नहीं चलेगा, दुनिया इससे बहुत बोर हो जाएगी। और वो मुझे, अरे उसको उनको कहा गया एक अंतरा रख दीजिए सर, और वही एक अंतरा जो है वो हाईएस्ट लेवल पर जाकर के हिंदुस्तान में गूंजने लग गया, दम मारो दम। गीत के भाव को समझ के उसमें जो मुर्कियाँ लेनी हैं, जो उसमें खटके देने हैं, उसमें जो मॉड्यूलेशंस हैं, ये आशा जी से बेहतर कौन समझता है। अब उनकी जो भी कंट्रोवर्सीज जहाँ भी जिस रूप में, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये दोनों बहनें मिलकर गाती हैं ना, मन भावन के घर जाए गोरी, ये चोरी चोरी 1956 का गाना कितने खूबसूरत अंदाज में। और उसके बाद में 62 में मेरे महबूब में क्या नहीं, दोनों ने मिलके गाया। लेकिन इस गीत की जो सही मैं देता हूँ इनाम, वो शकील बदायूनी साहब को देता हूँ। ये इतना अच्छा लिखा हुआ गीत है, और नौशाद साहब की धुन है, साधना दिखाई दे रही हैं इस पर, अमिता दिखाई दे रही हैं, और दोनों बहनों ने मिलकर के क्या गाया है भाई। तो आशा भोसले एक ऐसी कलाकार है, वो हर दिल अजीज़ है, और इतने सारे अवार्ड उन्होंने पाए हैं, दादा साहब फाल्के भी उनको मिल चुका है, और इस तरह से करती हैं कमाल। 2 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, दुनिया भर के अवार्ड ले लिए, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 92 वर्ष की उम्र में भी वो गा सकती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यही सोचता हूँ, गैर फिल्मी भी उन्होंने, कोई नेकी भी उसके दिल में गरा जाए है, ये जयदेव साहब की धुन को जयदेव साहब को बहुत इज्जत देती थी। मांग में भर ले रंग सखीरी, ये मुझे जीने दो में जो जयदेव साहब की धुन को उन्होंने गाया भाई, कमाल है। वैसे कमाल ही है, सच्ची बात तो ये है। इन कलाकारों को मैं याद इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि अब ये तो जन्मदिन है आशा जी का, और हम उनकी तवील और सेहत सलामती
के लिए, ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। और उनके गीतों को जब भी कभी हम सुन, आँखों से जो उतरी है दिल में, कोई भी गीत। रविंद्र जैन काफ़ी दिनों से घूम रहे थे, अरे आशा जी थोड़ा सा टाइम निकाल दीजिए, मेरे पास एक धुन इसको बना दे, और उनको टाइम नहीं। एक दिन आशा जी ने कहा, अरे भाई सुनाइए रविंद्र जी क्या धुन है, और उसने धुन सुनाई, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार। और ये गीत पिक्चराइज होना है अपर्णा सेन पे, मेरी बेहद पसंदीदा कलाकार अपर्णा सेन। और मैं सच सोचता हूँ कि इस गीत पे उनकी अदाकारी बड़ी खूबसूरत है। आशा जी ने जब इसको सुना तो उन्होंने कहा, अरे रविंद्र जी ये तो बहुत कमाल का गीत आप बना रहे हो, बताइए कब करनी है रिकॉर्डिंग। तो ऐसे कोई संगीतकार कहीं से भी है, उन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ता, वो आराम से, या तो रियाई में तो छम छम रोई रे, कैसे कैसे गाने गा देती थी, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था, कोई भी संगीतकार हो। एडवांटेज उन्हें ये रही कि उन्हें अपने गीतों के लिए शैलेंद्र साहब, हसरत साहब पे, कैफ़ी साहब पे डिपेंड नहीं करना पड़ा। इतने नए कलाकार, इतने नए गीतकार आ गए थे ओ.पी. नैयर के साथ, वो चाहे अपने एस.एच. बिहारी साहब हैं, शेवन रिजवी साहब हैं, फारूक कैसर साहब हैं, वो तो सभी के गानों को गा देती थी, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता था। एक अलग सा वजूद है, निर्भीक है, फ्रैंक, फोर्थराइट एंड फियरलेस, आशा भोसले। ऐसे किरदार दुनिया में हैं कितने, जो करना है अपनी मर्जी से करना है। ठीक है, दीदी अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, उसमें क्या है, जो काम मुझे करना था मैंने अपने तरीके से कर दिया। ऐसे खूबसूरत 11,000 गाने आप सोच के देखिए कि गिनीज बुक को भी कहना पड़ा कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं, और वैसे दूर तक भी होने के चांसेस है नहीं, क्योंकि अब संगीत की हालत जो आप देख रहे हैं, एक कंप्यूटर पे गाने बन जाते हैं, 2-4 दिन चलते हैं, उसके बाद छुट्टी। और मैं जिन गानों का जिक्र कर रहा हूँ वो कौन से ज़माने के गाने हैं, और आशा जी कितने मधुर तरीके से उन गीतों को, छोटी सी कहानी में बारिशों के पानी में, अब ये बारिशों का पानी इस साथ चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और मुझे आशा जी दिखाई दे रही हैं उस सामने बारिशों के पार से झांकती हुई। और इतना कुछ मैंने उनके बारे में इसीलिए कहा, इन कलाकारों को याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सभी चीज़ों को धराशायी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं बिल्कुल एक बात पे पक्का यकीन करके कहता हूँ, जो गहरा है वही ठहरा है, और गोल्ड नेवर गेट्स रस्टेड, सुना है, गोल्ड नेवर गेट्स, तो ये तो गोल्ड हैं, प्योर गोल्ड हैं, जो लता जी हैं, चाहे वो आशा जी हैं। और आशा जी की सालगिरह पे हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और दुआएं करते हैं कि इसी तरह से देर तक और दूर तक वो गाती, गुनगुनाती, चहचहाती रहें, जैसी रही हैं वो हमेशा।